नमो नमः। अभी आपने विगत पाठ में राहु के द्वारा किस प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग होता है उसके विषय में आपने समझा। वस्तुतः बालारिष्ट योग का भंग अनेक प्रकार से अभी तक के श्लोकों में आपने देखा है। ठीक उसी प्रकार से अन्य परिस्थितियों में भी किस प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग होता है यह प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। श्लोक संख्या 14 है और इसके पूर्व वाले में राहु के द्वारा बालारिष्ट योग का भंग बताया गया था कि राहु तृतीय स्थान, षष्ठ स्थान और एकादश स्थान पर स्थित हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में बालारिष्ट योग का भंग होता है। पुनः उसी प्रकार की कुछ अन्य विशेष परिस्थितियां जिसमें बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है वह आचार्य वराह मिहिर ने कही है। तो आप यह श्लोक देखेंगे, इसके अन्वय को समझने का प्रयास करेंगे, इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे और इसके हिंदी भावार्थ को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। शीर्षोदयेषु राशिषु सर्वे गगनाधिवासिनः सूतौ प्रकृतिस्थञ्चारिष्टं विलीयते घृतमिवाग्निस्थम्। इसका अन्वय आप देखें। सूतौ गगनाधिवासिनः सर्वे शीर्षोदयेषु राशिषु तदा प्रकृतिस्थं च अरिष्टं विलीयते अग्निस्थं घृतम इव। इसकी संस्कृत व्याख्या आप देखें। सूतौ जन्म काले अर्थात जन्म काल में, गगनाधिवासिनः ग्रहाः, गगनाधिवासिनः मतलब गगन अर्थात आकाश में जिनकी स्थिति होती है, अर्थात आकाश में जो निवास करते हैं, आकाश के जो वासी हैं अर्थात ग्रह, सर्वे अर्थात सभी ग्रह। शीर्षोदयेषु शीर्षोदयेषु राशिषु राशिषु, शीर्षोदय राशियां कौन कौन सी होती हैं यह राशि प्रभेदाध्याय जो प्रथम अध्याय था उसमें बताया जा चुका है कि शीर्षोदय राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो उसी के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तदा तदा प्रकृतिस्थम स्वभावस्थम च तथा अरिष्टम कष्टम विलीयते नाशयते अग्निस्थम अग्निस्थम घृतम आज्यम इव तथा भवति। अब इसकी संस्कृत व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं कि आचार्य वराह मिहिर ने इस प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा है। तो आचार्य कहते हैं कि शीर्षोदयेषु राशिषु मतलब जो शीर्षोदय राशियां पहले बताई गई हैं अर्थात मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये सभी राशियां पूर्व के पाठों में आपको बताई गई थी कि ये सभी राशियां शीर्षोदय संज्ञक राशियां हैं, अर्थात आकाश में जब इनका दर्शन होता है तो प्रथम दर्शन इनके शीर्ष से प्रारंभ होते हुए फिर मध्य भाग फिर पृष्ठ भाग होते हुए समाप्त हो जाता है। तो ये शीर्षोदय राशियां हैं। तो जितनी भी शीर्षोदय राशियां हैं उन सभी शीर्षोदय राशियों में सभी ग्रहों का होना अनिवार्य है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु और केतु का ग्रहण यहाँ पर नहीं किया गया है। तो सभी 7 ग्रह इन सभी राशियों में हो या एक ही राशि में यदि सभी 7 ग्रह हो या 2 राशियों में हो, मतलब शीर्षोदय राशियों में उन सभी ग्रहों का होना अनिवार्य है जन्म काल में। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है। किस प्रकार से? तो घृतम इव अग्निस्थम, जिस प्रकार से आग में घी डाला जाता है, घृत का प्रक्षेप किया जाता है तो वह घृत नष्ट हो जाता है, उस अग्नि में ही जलकर उस घी की सत्ता समाप्त हो जाती है।
तो ठीक वैसे ही यदि सभी ग्रह शीर्षोदय राशि में गए हुए हैं तो जितने भी अरिष्ट बताए गए हैं, बालारिष्ट से संबंधित, शिशु के अरिष्ट से संबंधित, वे सभी अरिष्ट इस शीर्षोदय राशिस्थ ग्रहों में समाविष्ट हो जाएंगे। अपने अशुभत्व को खो करके, अपने अशुभत्व का नाश करके सभी जो अरिष्ट योग निर्माण हो रहे हैं वे अरिष्ट योगों का शमन हो जाएगा और शीर्षोदय राशि में स्थित जितने भी ग्रह हैं उनके माध्यम से वह अरिष्ट शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस श्लोक में शीर्षोदय राशियों में सभी ग्रहों का होना अनिवार्य रूप से बताया गया है। यदि कोई भी एक ग्रह शीर्षोदय राशि से बाहर है तो यह सूत्र प्रभावी नहीं होगा। मतलब सभी ग्रहों का होना अनिवार्य यहाँ पर कहा गया है। यदि सभी ग्रह नहीं हो पाए तो 4 ग्रह तो कम से कम होने ही चाहिए शीर्षोदय राशि में, क्योंकि सर्वे का तात्पर्य यहाँ पर सभी ग्रहों से लिया गया है कि सर्वे ग्रहाः। नहीं तो बहुवचनांत पद होने के कारण 3 अथवा 3 से अधिक ग्रह भी यदि शीर्षोदय राशि में होते हैं तो भी बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है। तो शीर्षोदय राशि में सभी ग्रहों के होने से बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है। तो इसी प्रकार से अन्य और अरिष्ट जो है और उनका भंग आगे के श्लोकों में चर्चा की जाएगी।